अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं एनटीएस 2019 के फिजिक्स के पेपर के लेक्चर 2 को। याद रहे लेक्चर नंबर 1 में एनटीएस 2019 जो लास्ट टाइम का पेपर था उसकी शुरुआत के 20 एमसीक्यू हमने डिस्कस किए थे और हमने असेस किया था कि किस तरह के सवालात जो हैं वो एनटीएस के पेपर में आते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम यानी लेक्चर 2 में हम बकिया 20 सवाल जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 181 यानी हमारे ये फिजिक्स 2019 का ये 21वां सवाल है। इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन डैश बट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज। हमें कहा जा रहा है इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है और मोमेंटम के साथ क्या होता है। तो जिसको काइनेटिक एनर्जी की इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन मालूम होगी उसको पता होगा कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहती हैं, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम सेम रहता है जबकि काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, इसका मतलब चेंजेस, और ये क्या होगा कंजर्व। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए बी, चेंजेस एंड कंजर्व, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होगी जबकि मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। तो सिर्फ जिसको इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन ही आती है वो इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकता है। इसी तरीके से 182 की अगर हम बात करते हैं, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। हमें कहा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से जो है वो करेक्ट है। ए में कहा जा रहा है द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज की बात हो रही है ना, वोल्टेज बराबर है किसके, W/Q के। ये तो इंटर में हम सॉल्व करते रहे भाई, वोल्टेज बराबर है W/Q के। अब अगर आप देखो इसमें कहा जा रहा है द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज। बी में कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन बिटवीन द पॉइंट्स टू द मास ऑफ चार्ज। सी में कहा जा रहा है द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन पॉइंट्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। देखो भाई फॉर्मूले पे पूरा उतर रहा है ना, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ओके भाई, वर्क डन की बात हो रही है डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ये तो पूरी डेफिनेशन पे उतर रहा है। और डी में कहा जा रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी हुई। जिसको पुट वोल्टेज का ये फॉर्मूला याद है W/Q है वो आराम से पिक कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। इसी तरीके से अगला सवाल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट राइजेस टू अ हाइट h, how high the object in terms of h when it has lost 1/3 of its kinetic energy। ये हमारे टेक्स्ट बुक का सवाल है भाई। जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। स्टार्टिंग पॉइंट पर भाई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। हमें कहा जा रहा है कि आप अगर यहां से लेकर यहां तक ये h है ना, यहां से लेकर यहां तक h है, आप h की फॉर्म में बताओ कि वो कितनी ऊंचाई पर जाएगा कि उसकी 1/3 काइनेटिक एनर्जी 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो इसका जवाब भी क्या है, हाइट भी 1/3 होगी। 1/3 हाइट पे जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/3 लॉस हो जाएगी। हाफ हाइट पे जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ लॉस हो जाएगी। पूरी हाइट पर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी लॉस हो जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है हमारे पास ये बिल्कुल। तो 1/3 की बात हो रही तो आंसर हमारे पास क्या है, 183 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी है, h/3। टेक्स्ट बुक का सवाल है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी तरीके से बी 184, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। हमें कहा जा रहा है इंटरनल एनर्जी जो है उसमें कमी आ रही है एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान। हमें कहा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज चेंजिंग। अब याद रखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट एनर्जी ना बाहर से अंदर आ सकेगी ना अंदर से बाहर आएगी। हमने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर बहुत डिटेल में वो किया हुआ है, तो जिन्होंने इसको पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि एडियाबेटिक में देखो हीट फ्लो वाला ऑप्शन कट गया, पोटेंशियल एनर्जी वाला कट गया। अब इसमें देखना वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो यहां हमें बात की जा रही है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है।
और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम जब खुद काम करता है तो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो इस एमसीक्यू को समझने के लिए आप हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला लेक्चर आप देखेंगे तो आप खुद हैरत में पढ़ेंगे कि सर ये तो बिल्कुल बेसिक बात पूछी गई है और हमने वहां जो है वो बहुत एडवांस लेवल पर एक एक चीज को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है, वो आप जरूर देखिएगा। इसी तरीके से 185. If mu naught is the permeability of the medium and epsilon naught is permittivity of the medium, then the value of 1 under root 1 over mu naught epsilon naught is equal to. अब ये आपको मालूम है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या होगा, c बराबर होता है ना अंडर रूट 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। पास पेपर में कई बार इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, d स्पीड ऑफ लाइट। इसी तरीके से 186 इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या होता है, सेकेंडरी, गौर से सुनिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करने जा रहे हैं, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन वहां जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का जो पावर होता है वो सेम होता है। तो वहां हमने जो है वो अपने ट्रांसफार्मर वाले लेक्चर में बात बताई थी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान वहां इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे, P बराबर होता है VI के। अब जो है I वहां चला गया, P पावर अगर कांस्टेंट होता है तो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्राइमरी से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ा देता है और करंट जो होता है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में कम कर देता है। सिंपल बेसिक बात है। अब इसमें से तलाश कर दो भाई, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के मुकाबले ज्यादा है, जबकि ये कह रहा है सेकेंडरी का करंट भी ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं, जबकि ये तो बराबर कह रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। स्टेप अप है, ये सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के मुकाबले में ज्यादा है जबकि करंट जो है वो कम है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो 186 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डी है। बिल्कुल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की किसी को डेफिनेशन भी पता होगी तो वो इस एमसीक्यू को सही कर सकता है। इसी तरीके से 187, इफ कंप्रेसिबल मीडियम हैज बक मॉड्यूलस डिनोटेड बाय B and density denoted by rho, then the Newton formula for the speed of sound in medium। हमें कहा जा रहा है कि B बक मॉड्यूलस को शो कर रहा है और डेंसिटी ऑफ द मीडियम को हमने रो से शो किया है। न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। तो हमें 187 का जो है वो आंसर देना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसने न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड को एक बार रीड भी किया होगा तो इसका ये फॉर्मूला मालूम होगा कि V बराबर होता है अंडर रूट बक मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सवाल था हमारे पास। इसी तरीके से 188 की अगर हम बात करते हैं, इन ऑर्डर टू पेयर प्रोडक्शन द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड। पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी फोटोन की कितनी होनी चाहिए। तो इसमें हमने जिसने पेयर प्रोडक्शन की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी हुई है और यूट्यूब पे हमारा लेक्चर भी समझा हुआ है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जबानी ये वैल्यू याद होगी, बगैर ऑप्शन देखिए वो कह देगा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेयर प्रोडक्शन करवाने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो 188 का आंसर क्या है, बी। इसी तरीके से 189 का जो सवाल है इसमें कहा जा रहा है, देखो अब तक एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इस वीडियो को देखे जरूर मुझे बताइएगा, क्या आपको ए लेवल के सवाल नजर आ रहे हैं। वो बच्चे जो बिल्कुल सर पकड़ के बैठे हुए हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है, अब तक एक भी सवाल ए लेवल का नहीं आया हुआ, ना ही उसके मयार के मुताबिक आया हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ रहे हैं ये। द बोहर्स पोस्टुलेट फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश। Here m is mass of electron, v velocity of electron, r orbital radius and h is Planck's constant। बोहर्स का सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है, तो बोहर का जिसने फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ा हुआ है ना, बोहर्स की सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, वो इसका आंसर जानता है। तो इसका करेक्ट आंसर है mvr बराबर है nh/2π। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डराने वाले जो काम कर रहे हैं ना, वो एक तरीके से करप्शन का हिस्सा है, जो बच्चों को जो है वो सिर्फ कंफ्यूज करते हैं ताकि उनसे जो है वो महंगे से महंगी फीस जो है वो क्या की जाए, वसूल की जाए। तो ये हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। आपके सामने जो है वो पास पेपर के सारे सवाल आते हैं, और ना सिर्फ 2019 का एनालिसिस रखूंगा मैं आपके सामने, 2018 का एनालिसिस रखूंगा, 2017 का रखूंगा, तमाम पेपर आपके सामने रखूंगा। फिर फैसला आपका अपना होगा कि कौन डराने का काम कर रहा है और कौन फीस वसूल करने का काम कर रहा है। सिंपल। तो 190 हम बात करते हैं, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and move with constant acceleration during 4 seconds of its motion. It's cover a distance of 21 meter. The acceleration of the car is dash meter per second square। अब देखो भाई, ये वाहिद सवाल है जो है तो सिंटेक्स बुक बोर्ड का,
सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 16 एग्जाम्पल का ये सवाल है, थोड़ी सी वैल्यू को चेंज की हुई है। ये वाहिद सवाल है जो मुझे पूरे 40 MCQ जो लास्ट टाइम आए हुए हैं उसमें मुझे एक सवाल जो है वो अच्छा लगा कि हाँ भाई ये एक सवाल जो है वो थोड़ा सा बच्चों को उलझा सकता है, बाकी सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ही थे। तो मैं आपके सामने जो है वो बताने जा रहा हूँ कि इस सवाल में 4th सेकेंड है ना, तो मैं आपको पहले समझा दूँ। देखो भाई, फर्स्ट सेकंड होती है, पहली सेकंड जो होती है वो 0 से 1 के दरमियान है, फर्स्ट सेकंड। अब देखो उसका थोड़ा डिटेल में समझा ही देता हूँ ना, ताकि जो देख रहा हो उसको भी समझ में आ जाए। दूसरी सेकंड होती है 1 से 2 के दरमियान। तीसरी सेकंड जो होती है वो थर्ड सेकंड 2 और 3 के दरमियान। और फोर्थ सेकंड होती है 4 और 4 के दरमियान। अब देखो भाई, कह रहा है कि गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और चौथी सेकंड में उसकी जो मोशन, उसने कवर किया फासला कितना, 21 मीटर का, हमें गाड़ी की एक्सेलरेशन बतानी है। अब देखो भाई, यानी तीसरी और चौथी सेकंड के दरमियान इसका जो फासला है, तीसरे और चौथी सेकंड के दरमियान इसका जो फासला है वो कितना है, 21 मीटर का। तो पहले मैं ये देखूंगा कि 3 सेकंड के बाद वो कितने फासले पे थी और 4 सेकंड के बाद कितने फासले पे थी, दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं S3 अगर मालूम कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, VIT प्लस हाफ AT²। अब रेस्ट से थी ना इनिशियल, तो ये 0 है, ये तो कैंसिल हो गया, S3 जो है। अब देखो भाई क्या हो गया, हाफ A की वैल्यू मालूम नहीं है, मालूम करनी है, 3 सेकंड के बाद की बात हो रही ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये कितना हो गया 4.5A, ये हो गया। इसी तरीके से 4 सेकंड के बाद की अगर मैं बात करता हूँ, वही वाला फॉर्मूला आ गया, VIT प्लस हाफ AT²। T में यहाँ रखूंगा 4, VI हमारे पास जो है वो 0 हो गया, ये हो गया हाफ, A हमें मालूम करना है, T हमारे पास कितना हो गया 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16, 16 को 2 से डिवाइड किया, ये क्या हो गया S4 बराबर है 8A के, ये हो गया। अब जो वो तीसरी और चौथी की बात हो रही है ना, चौथे में से मैं क्या करूंगा, चौथे में से तीसरे को माइनस करूंगा, S4 माइनस S3, और इस फासले के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 21 मीटर का। ओके, अब S3 हमारे पास कितना है 4.5 है और S4 है 8 है, ये हो गया 8A माइनस 4.5A, ये हो गया 21। अब 8A में से 4.5A को मैं माइनस करता हूं तो ये हो जाता है 33.5A, और 3.5 को वहां ले गया, 21 डिवाइडेड बाई 3.5, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है वो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एग्जैक्ट देखो, इस पूरी सिचुएशन में कैलकुलेटर की हमें जरूरत भी पेश नहीं आई, और ये पूरा का पूरा सवाल जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड टाइप का ये हमारे पास MCQ था। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, B, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या है, इसकी एक्सेलरेशन है। और ये इन 40 MCQ में ये वाहिद सवाल था जो वाकई में कह सकता हूं कि एक अच्छा सवाल था। बाकी 39 क्वेश्चन जो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछे गए थे। तो अब जो है ना, जो डराने वाले लोग होंगे ना, वो आपको सिर्फ इस सवाल को ही दिखाएंगे, देखो बेटा ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, वो ये करते हैं। तो आपने बड़ा इन चीज़ों पे एहतियात करना है, देखना है कौन आपके मोरल को गिरा रहा है। बेटा आप कर सकते हो, अच्छे से अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो। विच पार्टिकल मार्क A इज ऑब्टेन इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन हमें दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ A में कौन सा पार्टिकल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, वही इक्वेशन वाली बात आ गई है, इक्वेशन का ये दूसरा सवाल आ गया, ये 9,4 अल्फा पार्टिकल है ये, और ये 12,6 हमें यहाँ फिल करना है। यहाँ 6, यहाँ 0 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 12 है, यहाँ कितना आएगा 1। अब देखो भाई 1 और 0 वाला हमें तलाश करना है, तो 1 और 0 वाला नीचे 0 होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। A क्या, A किसके बराबर है 1 और 0, यानी ये न्यूट्रॉन है, तो 191 का क्या आ गया B। इसी तरीके से 192 अगला सवाल हमारे पास, देखो न्यूमेरिकल भी कितने बच्चों वाले पूछे जा रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v हैज मोमेंटम, मोमेंटम हमें दे दिया गया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमारे पास फॉर्मूला जो है सिंपल mv के बराबर है। अब h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, और हमें mv सीधा सीधा मोमेंटम दे दिया गया 3 एक्सपोनेंट माइनस 26 ना, 3 एक्सपोनेंट माइनस 26 हमें सीधा सीधा दिया गया। इसको मैं अगर कैंसल आउट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2.21, और ये हमारे पास जो है माइनस 34 अपनी जगह है, 26 ऊपर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, 26 ऊपर आकर प्लस में हो गया, कितना हो गया 2.21, और ये हो गया -8 मीटर।
ये हो गया। लेकिन हमारे पास ऑप्शन जो वो कुछ माइक्रोमीटर में दिए गए, कुछ नैनोमीटर में दिए गए, तो मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, एक्सपोनेंट माइनस 9 से डिवाइड करूंगा। एक्सपोनेंट -9 ऊपर आकर क्या आ जाता है, प्लस में -8, और ये हो गया एक्सपोनेंट 9, तो ये क्या हो गया +1। अब एक्सपोनेंट -8, 9 में से -8 क्या है, अब 1 बचा, 1 को इससे अगर किया यानी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2.21 है ना, ओके 22.1 नैनोमीटर आ रही है वैल्यू। तो क्या 22.1 हमारे पास है, ओके भाई हमारे पास है ऑप्शन 22.1। अगर ये ना होता तो माइक्रो में मैं कन्वर्ट करके देखता, तो हमारे पास क्या हो गया 22.1 हमारे पास क्या इसका करेक्ट आंसर है। कितना बच्चों वाला सवाल था। इसी तरीके से हमें कहा जा रहा है 193 में लेप्लास करेक्शन टू न्यूटन फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कंप्रेशन इन रेयरफैक्शन अकर्स। भाई न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड और लेप्लास करेक्शन जिन्हें पढ़ी हुई है ना, न्यूटन ने कहा था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो होता है ना ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। बाद में जाके लेप्लास ने इसकी करेक्शन की और बोला कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया, हमें लेप्लास की करेक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन अकर एज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो 193 का करेक्ट आंसर क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। जिसने एक एक लाइन भी पढ़ी हुई है ना, एडियाबेटिक न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड या लेप्लास करेक्शन की सिर्फ मोटी मोटी बात भी अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो ना, तो ये पूरे पूरे एमसीक्यू आपके सही हो रहे हैं। इसी तरीके से 194 की बात करते हैं। अ कार 500 किलोग्राम इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड अराउंड अ कर्व ऑफ 100 मीटर, व्हाट इज द सेंटीपिटल फोर्स। हमें क्या करना है, सेंटीपिटल फोर्स मालूम करनी है। तो यहां हमारे पास जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटीपिटल फोर्स mv² है ना भाई अपॉन r। अब जो है वो मास हमें दिया गया है 500, वेलोसिटी हमें दी गई है 9 का ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये दिया गया 100। 0 से ये कैंसिल हो गया। अब 9 का हमारे स्क्वायर कितना होता है 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 405 न्यूटन। कितना बच्चों वाला सवाल, ये तो मैट्रिक का न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो 405 न्यूटन हमारे पास है। इसी तरीके से हमें कहा जा रहा है 195 में, व्हेन अ ट्रेन while whistling passes near you, a considerable change in the pitch of sound is heard. When the train is moving away, the pitch of the sound dash, whereas the pitch of the sound dash when the train is approaching. हमें बताना है। अब देखो इसका ताल्लुक जो है डॉपलर्स इफेक्ट से। डॉपलर्स इफेक्ट का अगर जिसने हमारा लेक्चर देखा हुआ होगा उसको इजीली पता होगा कि जब ट्रेन अप्रोच करती है उस वक्त फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाता है और पिच में भी इजाफा होता है, और जब यही ट्रेन जब दूर चले जाएगी फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है और पिच में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो अब देखो भाई क्या होगा, अवे फ्रॉम, देखो व्हेन द ट्रेन इज मूविंग अवे द पिच ऑफ द साउंड, मूविंग अवे होगी तो पिच में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और अप्रोच करेगी तो इजाफा हो जाएगा। तो हमारे पास 195 की अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो 195 का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। डिक्रीज एंड इंक्रीजेस, दूर जा रही है तो डिक्रीज, करीब आ रही है तो इंक्रीज। बिल्कुल डॉपलर इफेक्ट की बिल्कुल बेसिक बात भी अगर पता है तो भी वो एमसीक्यू ये कर सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई ए लेवल का सवाल आपके सामने अब तक नहीं आया। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डैश। वेक्टर ए एंड बी, हमें कहा जा रहा है वेक्टर प्रोडक्ट जो है ए और बी की अगर हम बात करते हैं वो ए और बी के मुकाबले में क्या होगा। तो ए में कहा जा रहा है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, बी में कहा जा रहा है इन द प्लेन पैरेलल, सी में कहा जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग लेस इन मैग्नीट्यूड देन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक में ही बताया था कि जब दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अपने प्लेन के मुकाबले में परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन का अगर लेक्चर भी किसी ने अटेंड किया है तो वो भी इसका आंसर करेक्ट दे सकता है। सी इज द करेक्ट आंसर, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 197 की बात करते हैं। इफ अ कंडक्टर कैरिंग करंट आई इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। हमें कहा जा रहा है कि कंडक्टर जो है उससे गुजरने वाला करंट जो है वो आई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है और वो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स एफ। हमें कहा जा रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। याद रखिएगा ये मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है, गौर से सुनिएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एग्जांपल है किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की। और वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो अपने इंडिविजुअल वेक्टर्स के मुकाबले में हमेशा 90 के एंगल पर होगा। तो फोर्स जो ये वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है जिसमें हमने पढ़ा था ना, F बराबर होता है, हाँ F बराबर होता है आई एल क्रॉस बी, बी आई एल साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, F बराबर है बी आई एल साइन थीटा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। तो ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में भी 90 के एंगल पर होगा और वेक्टर लेंथ के मुकाबले में भी 90 के एंगल पर होगा।
तो इन तमाम के मुकाबले में 90 का एंगल पर होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, परपेंडिकुलर सिर्फ करंट के नहीं होगा, परपेंडिकुलर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के नहीं होगा, परपेंडिकुलर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के होगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, 197 का करेक्ट आंसर है डी। जिसने इसकी लॉजिक को तो छोड़ो, डेरिवेशन भी पढ़ी हुई है तो भी इसका आंसर दे सकता है। 198 की हम बात करते हैं। अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 3 रेजिस्टर 4 ohm, 5 ohm एंड 3 ohm ज्वाइन इन पैरेलल। द करंट थ्रू द 3 ohm रेजिस्टेंस इज। हमें कहा जा रहा है एक बैटरी है 12 वोल्ट की जिससे कनेक्ट होने वाले 3 रेजिस्टर हैं 4 ohm, 5 ohm एंड 3 ohm। तीनों जो है वो किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। हमें कहा जा रहा है करंट थ्रू 3 ohm, 3 ohm रेजिस्टर का हमें करंट मालूम करना है। तो ये जो 12 वोल्ट है ना, ये तीनों का वोल्टेज है, 4 वाले का, 5 वाले का और 3 का, तीनों का वोल्टेज जो है वो क्या है, 12 ohm है। और हमें कहा जा रहा है द करंट थ्रू 3 ohm, 3 ohm वाले का हमें क्या करना है, करंट मालूम करके बताना है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो V इक्वल टू आई आर लगाओ, वोल्टेज तो सबका सेम है ना, V इक्वल टू आई आर। करंट चाहिए, वोल्टेज रखा 12, ओहम जो है वो 3 है, तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए, 12 को 3 से हमने डिवाइड कर दिया है तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से 199 की हम बात करने जा रहे हैं। इफ द टाइम ट्रेवल बिटवीन अक्रेंस ऑफ 2 इवेंट्स इज मेजर्ड इन अ फ्रेम विथ नो रिलेटिव मोशन इन विच 2 इवेंट्स अकर, देन द टाइम t मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो भाई, हमारे पास आप हमारा लेक्चर देखिएगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें हमने इतना डिटेल में बताया हुआ है टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को, और यहाँ सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है और कुछ नहीं। जिसको फॉर्मूला याद किया हुआ है वो भी बता देगा। जबकि आप हमारा लेक्चर देख सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है, बी टी बराबर है टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो 199 का करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। आखिरी सवाल एनटीएस 2019 का। फिर फैसला आपका अपना होगा कि जो ए लेवल के सवाल जो दिखा कर आपको डराया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, जिससे आपकी बेसिक नॉलेज को भी गंवा रहा है। देखो अगर आपकी बेसिक नॉलेज ना, हर टॉपिक के बारे में आपको बेसिक बातें भी पता है ना अच्छे से, और फाइनल पेपर में आप कॉन्फिडेंस के साथ अगर जाते हो तो मैं कहता हूं आप बहुत अच्छा स्कोर करके आते हो। लेकिन वो लोग जो आपको डराने का काम कर रहे हैं कि ऐसे सवालात, फला सवाल ऐसे होगा, ऐसे पूछा जाएगा, वो आपकी बेसिक नॉलेज भी आपको जो है वो गवा देते हैं, आपका मोराल गिरा देते हैं। और बेसिक वो आपके दोस्त नहीं होते, वो दुश्मन होते हैं। डरा कर मकसद उनका जो है वो सिर्फ फी वसूल करना है और कुछ नहीं होता। तो फाइनल सवाल है, फैसला अब आपका अपना होगा। अ ट्रेवलिंग वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड। एक ट्रेवलिंग वेव है जिसमें पार्टिकल्स जो मीडियम के हैं वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लॉन्गिट्यूडिनल वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ट्रांसवर्स वेव। मैट्रिक में पढ़ कर आते हैं। तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या है, 200 का सी इज द करेक्ट आंसर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अगर आपको हमारे इस एनालिसिस से फायदा हुआ, अगर हमारे इस एनालिसिस से आपका मोरल इंक्रीज हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर भी करना है। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचा देना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।